आप सभी दर्शकों का स्वागत है YouTube चैनल दिव्य सागर पर। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक प्राथमिक स्कूल में अंजलि नाम की एक शिक्षिका थी। वे कक्षा 5वीं की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी, वे कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वे जानती थी कि वे सच नहीं बोल रही। वे कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम था राजू। राजू मैली कुचली स्थिति में स्कूल आ जाया करता है। उसके बाल खराब होते, जूतों के बंद खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वे चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता लगता रहता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई उदाहरण राजू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग्य और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बुरी बातें लिख मारी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे राजू के पिता इससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लिहाजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। स्कूल की छुट्टी हो गई आज तो। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम के डेस्क पर राजू की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। पलटकर देखा तो पता लगा कि ये राजू की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी राजू ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है, यह लिखा था। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसके पढ़ाई पर पड़ा है, लिखा था। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा। इससे पहले
बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वे जानती थी कि वे आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वे आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वे कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाने के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज उसके कानों में ना पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बल ना थे, वे मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद खुशअंदाज होकर तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो ये दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वे रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वे खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5वीं पास कर ली, यानी अब दूसरी जगह स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम के टेबल पर ढेर लगा दिया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि यह उपहार राजू लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा कंगन था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे ये दृश्य देखकर सब हैरान रह गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा न गया और मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू अब दूसरे स्कूल में जाने वाला था। राजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर से मिला, मगर आप जैसा मैडम कोई नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम
रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में राजू का पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर राजू। पत्र के साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज न रोक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वे शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ शादी कराने वाले पंडित भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वे हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वे कड़ा पहना हुआ था, कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से देखो, यह मेरी प्यारी सी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ, ये मेरी माँ है। प्रिय दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। धन्यवाद। एक गांव के किनारे बनी कुटिया में एक साधु रहता था। वह दिन भर ईश्वर का भजन कीर्तन करके समय बिताता था। उसे ना तो अपने भोजन की चिंता रहती थी और ना ही धन कमाने की। गांव के लोग स्वयं ही उसे भोजन दे जाते थे। साधु उसी भोजन से पेट भर लिया करता था। उसे ना तो किसी चीज की ख्वाहिश थी और ना ही लालच। वह बहुत उदार और कोमल हृदय का व्यक्ति था। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति उसे कभी कटु शब्द भी बोल देता तो साधु उसका बुरा नहीं मानता था। सभी लोग साधु के व्यवहार की प्रशंसा किया करते थे। इसी कारण वे उसकी हर प्रकार से सहायता किया करते थे। एक बार कड़ाके की सर्दियों के दिन थे। साधु अपनी कुटिया में आग जलाकर गर्मी पाने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। साधु सोचने लगा कि सर्दी की रात में इस वक्त कौन आ सकता है। साधु ने दरवाजा खोला तो देखा एक लड़का बाहर खड़ा था जो सर्दी से कांप रहा था। लड़का बोला, मेरा नाम चंदन है, मैं सामने की पहाड़ियों में रहता हूँ और मैं अनाथ हूँ। वहाँ आजकल बर्फ गिर रही है, इस कारण मेरा वहाँ जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप कृपा करके मुझे रात्रि में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। साधु ने नम्रता पूर्वक उसे भीतर बुला लिया और कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। कुटिया में जली आग के कारण चंदन को राहत महसूस होने लगी। तब साधु ने चंदन को दूध और रोटी खाने को दी। चंदन ने पेट भरकर भोजन किया और एक कोने में सो गया। सुबह होते ही चंदन ने साधु से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। साधु ने उससे कहा कि वह इसे अपना ही घर समझकर जब चाहे आ सकता है। रात्रि होने पर चंदन फिर वहां आ गया। साधु ने उससे दिन भर की बातें की, थोड़ा भोजन दिया, फिर चंदन एक कोने में सो गया। इसी तरह दिन बीतने लगे। चंदन प्रतिदिन रात्रि होने पर आ जाता और सुबह होते ही सामने की पहाड़ियों में कुछ काम करने चला जाता था। साधु को चंदन से एक बालक के समान प्यार हो गया।
अब जब भी चंदन को आने में थोड़ी देर हो जाती तो साधु दरवाजे पर खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करता और उससे देर से आने का कारण पूछता। चंदन भी साधु से हिल मिल गया था और उसे बहुत प्यार करने लगा था। कुछ महीने बीत जाने पर मौसम बदलने लगा। एक दिन चंदन बोला, आपने मेरी इतनी देखभाल और सेवा की है, मुझे इसके बदले में आपके लिए क्या कार्य करना चाहिए? साधु ने कहा, मैंने तुम्हारी देखभाल करके तुम पर कोई उपकार नहीं किया है, यह तो मेरा कर्तव्य था। इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। चंदन बोला, मैं किसी उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता। मुझे आपके साथ रहते रहते आपसे प्यार हो गया है। इस कारण मैं आपकी सेवा करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके काम आऊं। साधु को चंदन की प्यार भरी बातें सुनकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। वह खुशी से गदगद हो उठा और चंदन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे ना तो किसी चीज की आवश्यकता है और ना ही कोई विशेष इच्छा। गांव के लोग कुटिया में ही मेरा भोजन पहुंचा जाते हैं। मेरी बीमारी में वे मेरा ध्यान रखते हैं। मुझे और क्या चाहिए? चंदन बोला, यह सब तो मैं जानता हूँ। इतने महीनों से आपके साथ रहकर आपके आत्मसंतोष की प्रवृत्ति को मैंने अच्छी तरह देख व सीख लिया है। फिर भी कोई ऐसी इच्छा हो जो पूरी ना हो सकती हो तो बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। साधु कुछ देर सोचता रहा, फिर सकुचाते हुए बोला, यूं तो जीते जी मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक सोने का टुकड़ा होता, जिसमें से कुछ मैं भगवान को चढ़ा देता और कुछ मेरे मरने पर मेरे क्रियाकर्म के काम आ जाता। मैं गांव वालों की कृपा का बदला अपनी मृत्यु के बोझ से नहीं देना चाहता। चंदन साधु की बात सुनकर बोला, बस इतनी सी बात है बाबा, इसमें आप इतना संकोच कर रहे थे। मैं कल ही आपके लिए सोने का टुकड़ा ले आता हूँ। साधु ने कहा, मुझे कोई भी ऐसा सोने का टुकड़ा नहीं चाहिए जो चोरी किया हो या किसी से दान में प्राप्त किया हो। चंदन साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर बोला, बाबा, मैं आपके लिए ऐसा ही सोने का टुकड़ा लाकर दूंगा जैसा आपको चाहिए। इसके बाद चंदन बाबा की कुटिया से हर दिन की भांति चला गया। शाम होने पर साधु चंदन का इंतजार करने लगा, परंतु घंटों बीत गए, चंदन वापस नहीं आया। साधु को चंदन की फिक्र में ठीक प्रकार से नींद नहीं आई। इस प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु चंदन नहीं लौटा। साधु के मन में पश्चाताप होने लगा कि उसने बेकार ही ऐसी वस्तु मांग ली जो उसके लिए लाना संभव न था। कभी साधु के मन में यह ख्याल आता कि हो सकता है कि चंदन कहीं सोने का टुकड़ा चुराने गया हो और पकड़ा गया हो, फिर लोगों के हाथों मारा गया हो, या चंदन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो। साधु को चंदन की बहुत याद आती थी। जैसे ही वह रात्रि का भोजन करने बैठता, उसे चंदन की मीठी बातें व साथ में भोजन खाना याद आ जाता था। कुछ महीने बीत गए और साधु को चंदन की याद कम सताने लगी। साधु अपने भजन कीर्तन में मस्त रहने लगा। अब चंदन को गए 6 महीने बीत चुके थे और सर्दी पड़ने लगी थी। एक दिन अचानक कुटिया के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। साधु ने द्वार खोला तो यह देखकर हैरान रह गया कि द्वार पर पतला दुबला चंदन खड़ा था। साधु ने कहा, अंदर आओ, तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो? चंदन ने खुशी के आंसू बहाते हुए सोने का टुकड़ा साधु के हाथ में रख दिया और अपना सिर साधु के चरणों में झुकाकर साधु को प्रणाम किया। साधु चंदन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी? तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता था। तुम मेरे बालक के समान हो। चंदन बोला, मैं इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं था। मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना था। आपके प्यार का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। यह मेरी छोटी सी भेंट आप स्वीकार कर लीजिए। साधु का मन भी चंदन का प्यार देखकर विचलित हो उठा।
उसकी अश्रुधारा बह निकली। वह बोला, लेकिन यह तो बताओ कि तुम इतने दिन कहाँ थे? यह सोने का टुकड़ा कहाँ से लाए हो? चंदन बोला, जिन पहाड़ियों पर मैं रहता हूँ उसी के दूसरी तरफ सोने की खानें हैं। वहाँ पर खुदाई के वक्त सोने के कण गिरते जाते हैं। मैं उन्हीं कणों को इतने दिन तक इकट्ठा करता रहा। साधु चंदन को प्यार करते हुए बोला, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मैं इसके बारे में सबको बताऊंगा। चंदन बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी सेवा के बारे में लोगों को पता चले। मैंने प्रसिद्धि के लालच में यह कार्य नहीं किया है। यह प्रेरणा मुझे आपके प्यार से ही मिली है। कल मैं जब यहाँ से चला जाऊं, उसके बाद आपका जो जी चाहे कीजिएगा। साधु बोला, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी इतनी मेहनत और सेवा को लोग ना जाने, लेकिन तुम ये नहीं चाहते तो यही सही। लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज जाने नहीं दूंगा। तुम्हें सदैव यही मेरे पास रहना होगा। चंदन मान गया और पहले की भांति साधु के साथ रहने लगा। अब वे हर रोज सुबह को सामने की पहाड़ियों में काम करने चला जाता और शाम को आते वक्त जंगल से थोड़ी लकड़ियां बटोर लाता, ताकि बाबा की ईंधन की आवश्यकता पूरी होती रहे। चंदन साधु बाबा के साथ वर्षों तक बालक की भांति सुख से रहा। धन्यवाद।